टॉपिक इवैल्यूएशन ऑफ इनफर्टाइल मेल। पास सबसे कॉमन जो एक प्रॉब्लम के साथ पेशेंट पहुंचता है वो यही पहुंचता है कि हमारी शादी को 2-3 साल हो गए हैं लेकिन हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में जब डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं तो इनिशियली वो पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप ट्राई करिए नेचुरली, अभी आपकी शादी हुई है और आप कंसीव कर जाएंगे, अभी आपकी एज नहीं है। तो बेसिकली इस आज CME से, आज इस प्रेजेंटेशन से मैं ये बताना चाहूँगी कि किस तरह से ऐसे पेशेंट जब आपके कांटेक्ट में आते हैं आप किस तरह से उनके इवैल्यूएशन में आगे बढ़ें जिससे हम जल्दी से जल्दी डायग्नोज कर पाएँ कि उनको प्रॉब्लम क्या है और उनका सही तरह से ट्रीटमेंट कर पाएँ। क्योंकि जैसा कि इसमें देखा गया है, करेक्ट डायग्नोसिस ना होने की वजह से पेशेंट काफ़ी सालों तक परेशान होते रहते हैं और बहुत बार भटकने के बाद जब वो बहुत लास्ट में जब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो आज इस प्रेजेंटेशन के जरिए हम इन्हीं तथ्यों पे फोकस करेंगे। Infertility causes loss of both seen and invisible. It is a life crisis or trauma for many people. It is one they have trouble recovering from. Some women have described an infertility diagnosis to be worse than a diagnosis of cancer. I wish I had known about IVF before I did. But I did. So this is a very common sentence जो पेशेंट हमें कहता है कि काश मुझे किसी ने कहा होता कि IVF का ट्रीटमेंट तुम्हें कराना चाहिए, हमें मालूम ही नहीं था कि IVF के ट्रीटमेंट से हमें सक्सेस पॉसिबल है। Time to a healthy singleton delivery should be taken into consideration when making decisions related to infertility treatment, and it is important that fertility treatment is provided in a timely manner, avoiding over or under treatment. तो एक टाइम के बाद जब पेशेंट को आप ट्रीटमेंट देते हैं और ऐसा लगता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है तो कितना टाइम आप उसके साथ स्पेंड करें और कब ये रियलाइज करें कि अब ये टाइम हो चुका है, अब हमें इसे आगे रेफर करना चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ इनफर्टाइल फीमेल। Now, infertility evaluation is indicated in women attempting for pregnancy who fail to conceive after a year or more of regular unprotected intercourse. यानी एक इनफर्टाइल वुमेन की परिभाषा में तभी आता है कि वो 1 साल से ज़्यादा कोशिश कर चुकी है, उसने कोई कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल नहीं किया है और फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही है। अगर ऐसे पेशेंट, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें हमको जल्दी इवैल्यूएट करना पड़ता है। सबसे कॉमन रीज़न जो होता है जिसमें हमें इवैल्यूएशन जल्दी करना चाहिए वो होती है फीमेल की एज। अगर वुमेन ज़्यादा उम्र की है यानी कि 35 साल से ज़्यादा उम्र की है, उसके पीरियड इरेगुलर हैं या फिर उसके कोई ऐसा उसको पहले बचपन में या कोई पेट में इन्फेक्शन या ऑपरेशन या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है सिस्ट वगैरह के लिए, या ये जाना जा चुका है कि उसका मेल इनफर्टाइल है, उसके सीमेन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम 1 साल का इंतजार नहीं करते और जल्दी ही इवैल्यूएट कर देते हैं विदिन 6 मंथ्स अगर वुमेन ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि किसी भी ट्रीटमेंट में सक्सेस रेट एक औरत की एज पे सबसे ज़्यादा निर्धारित होती है। अगर औरत की एज 35 साल से ऊपर हो गई है तो ज़्यादा वेट करना उसमें सही नहीं है। जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हम शुरुआत कैसे करते हैं, हम उससे क्या पूछें जिससे हम सिर्फ हिस्ट्री से ही, पहले कि आप अगर देखें तो पहले ये कहा जाता था अभी इन्वेस्टिगेशन आ गए हैं, अल्ट्रासाउंड आ गए हैं, ब्लड टेस्ट आ गए, लेकिन पहले के डॉक्टर्स की जो क्षमता थी, जिनकी तारीफ की जाती थी, वो उनकी हिस्ट्री पे कही जाती थी कि वो जिस तरह से पूछते थे उसी से उनको पता चल जाता था कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। हिस्ट्री की बहुत ही अहम वैल्यू होती है पेशेंट के डायग्नोसिस में। हम बिना किसी इन्वेस्टिगेशन से, खाली हिस्ट्री से हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है हिस्ट्री में कि वो उसके कितने बच्चे हैं, वो पहले उसको प्रेगनेंसी हो चुकी है, चाहे वो अबॉर्शन ही हुआ हो, लेकिन अगर उस पेशेंट को पहले प्रेगनेंसी हुई है तो वो हमें ये बताती है कि पेशेंट ओवुलेट भी किया है और पेशेंट की ट्यूब्स भी ओपन थी, तभी वो कंसीव हुई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि पहले अगर उसे प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है, अगर प्रेगनेंसी हुई तो वो अबॉर्शन हुआ या वो सक्सेसफुली एक बार एक बच्चा उसके पास है, वो डिलीवर कर चुकी है। अगर डिलीवरी हुई थी तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुए, कोई ब्लीडिंग या पीटीएस जैसी कोई चीज़ तो नहीं हुई, क्योंकि ये
सारे फैक्टर्स, अगर वो पहले एक बच्चा है और दूसरी बार कंसीव नहीं कर पा रही है, उससे बहुत ब्लीडिंग हुई या पीपीएच जिसमें कितनी बार प्लेजेंटा हाथ डाल के निकालना पड़ा है या ऑपरेटिव इंटरवेंशन करना पड़ा है, तो हो सकता है उससे उस पहली डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन हुआ हो यूट्रस और ट्यूब में, जिसकी वजह से वो सेकंड बच्चा नहीं कर पा रही है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पेशेंट को पीरियड्स हैवी आ रहे हैं, स्कैंटी आ रहे हैं, डिले होके आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं, पेन हो रहा है कि नहीं। अगर पीरियड स्कैंटी हो रहे हैं, पेशेंट की एज ज़्यादा हो रही है, ये बताता है कि पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व डाउन हो रहा है, वो मेनोपॉज की तरफ बढ़ रही है। पेशेंट को पीरियड्स, अगर वो बोलती पहले मुझे खुल के आते थे, अब मैं सिर्फ एक दिन में एक ही कपड़ा बदलती हूँ, या मेरे बिल्कुल सिर्फ बूंद बूंद आते हैं, तो इसका मतलब है या तो यूट्रस में इन्फेक्शन हुआ है, टीबी हो सकता है उसे, जिससे उसकी लाइनिंग खत्म हो गई है, या फिर वो मेनोपॉज की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से अंडा ढंग से बन ही नहीं रहा है, हार्मोन्स की कमी आ गई है, जिसकी वजह से उसे पीरियड हल्का हो रहा है। अगर उसे पीरियड के दौरान दर्द होता है, कितना दर्द होता है, क्या उसे दवाई खाने की जरूरत पड़ती है? हर पेशेंट यूँ तो नहीं देता है कि मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन कितना दर्द हो रहा है? इतना दर्द हो रहा है कि बर्दाश्त के बाहर है, दर्द की गोलियां खाएं। कुछ पेशेंट्स को शुरुआत से ही दर्द होता है, उसे वो नॉर्मल मान के चलते हैं, लेकिन पीरियड में दर्द नॉर्मल नहीं है, अगर वो असहनीय हो। ऐसे पेशेंट्स में हमें हमेशा सोचना चाहिए कि उसे फाइब्रॉइड, यूट्रस, ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस जैसी हिस्ट्री हो सकती है। और ऐसे पेशेंट में सिंपल इन्वेस्टिगेशंस लाइक HSG से काम नहीं चलेगा, ऐसे पेशेंट्स को लैप्रोस्कोपी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि लैप्रोस्कोपी ऐसे में दोनों चीज़ें करता है, डायग्नोसिस भी करता है और साथ ही साथ वो जो सिस्ट और फाइब्रॉइड है उनको भी ट्रीट करता है। कितने सालों से इनफर्टिलिटी है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम अपना ये ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि हम पेशेंट को नेचुरल ट्रीटमेंट देंगे, IUI देंगे या IVF देंगे, तो हम ड्यूरेशन पे बहुत फोकस करते हैं। अगर किसी औरत को शादी किए हुए 5 साल हो चुके हैं और वो आगे प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो ड्यूरेशन ऑफ मैरिज से हमें ये पता चलता है कि हमें ज़्यादा देर नहीं करनी है। हम नॉर्मल इंटरवेंशन में भले ही उसका AMH अच्छा है, भले ही उसकी ट्यूब्स अच्छी है, हस्बैंड का सीमेन अच्छा है, लेकिन अगर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ मैरिज है तो हर साल उसकी इनफर्टिलिटी डाउन हो रही है। अगर हम उसे ये सोच के कि आप 1 साल और ट्राई करो, 2 साल, तो आप उसकी सक्सेस को कम कर रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स में आपको जल्दी से जल्दी ये इंटरवीन करना चाहिए कि उसे IUI या कोई और ट्रीटमेंट इंजेक्शन के थ्रू उसके अंडा बनाए। अगर उससे वो सक्सेस नहीं होती है तो उसको IVF की सलाह दें, क्योंकि अगर पेशेंट मैरिज की सिर्फ 1 साल, 2 साल, 3 साल तक है तो आप उसको इंटरवेंशन और दे सकते हैं, लेकिन अगर 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो यानी कि वो पेशेंट कंसीव होने में नेचुरल तरीके से दिक्कत दे सकती है और उसे आगे IVF में भी सक्सेस कम हो सकती है। पहले उसकी कोई हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंट कई बार बताता ही नहीं, उसे लगता है ये सिग्निफिकेंट ही नहीं है। बचपन में हुआ था, पेट में कुछ गांठ बन गई थी, पानी भर गया था, उसका ऑपरेशन हुआ था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बता रहे हैं कि बचपन में उसको TB का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कि ओवरी में कोई सिस्ट थी जो निकाली गई है। सिस्ट रिमूवल से अंडाशय में अंडे की कमी आ जाती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, कोई भी छोटी से छोटी सर्जरी जो बचपन में हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको आगे के बारे में बताने के लिए। कमिंग टू द हिस्ट्री, अब पेशेंट क्या दवाइयाँ ले रही है, कोई एलर्जीज की मेडिकेशन ले रही है। कई बार पेशेंट जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मेडिकेशन ले रही होती है, ऑस्टो आर्थराइटिस की मेडिकेशन ले रही होती है, पेशेंट को एपिलेप्सी की हिस्ट्री होती है, बोले कभी मेरे को कभी कभार झटके आ जाते हैं, अभी इतने रेगुलर नहीं है, 1 साल पहले आया था, वो मैं उसकी दवाइयाँ ले रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी ये प्रॉपर ट्रीटमेंट की हिस्ट्री लें, क्योंकि ये मेडिसिन जो होती हैं आपकी IVF की दवाइयों के साथ इंटरेक्ट करती हैं। जो आप मेडिसिन देते हैं प्रेगनेंसी में ये सेफ नहीं होती। BP की गोलियां जो होती हैं, सारी BP की गोलियां प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती हैं। जैसे ही पेशेंट प्रेगनेंसी के लिए प्लान करती हूँ, BP की गोलियों को हमें बंद करके दूसरी सेफ दवाइयों में स्विच ओवर करना होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट के लिए। पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, पेशेंट के एडिक्शंस क्या हैं, क्या वो स्मोक करती है, ड्रिंक करती है। आजकल ये कोई आम बात नहीं, आम सी बात हो गई है कि ऑलमोस्ट एवरी कपल, मेल हो या फीमेल, सभी इस तरह के एडिक्शंस में रहते हैं। ऑक्यूपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस तरह के, आपका नाइट शिफ्ट होती हैं, आप मॉर्निंग में, आपकी मॉर्निंग शिफ्ट होती है। आपका आजकल 75% जो कपल्स आते हैं उनमें फीमेल्स भी नाइट शिफ्ट में इन्वॉल्व होती हैं। ऐसे पेशेंट्स का जो सेक्सुअल हिस्ट्री होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज दे आर सेक्सुअली इनएक्टिव। क्योंकि इस तरह का फ्लक्चुएटिंग वो होता है कि पेशेंट को यही नहीं मालूम होता कि किस फर्टाइल टाइम जब उनको ट्राई करना चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। PCOD है, एंडोमेट्रियोसिस है, इट रन्स इन फैमिली। आपकी सिस्टर को भी PCOD, बोले मेरी सिस्टर को भी इरेगुलर पीरियड्स आते हैं।
बहुत सारे हम जब कपल्स को ट्रीट करते हैं, अगर हम उनकी फैमिली हिस्ट्री देखें तो ये बोलती हैं फीमेल्स कि हाँ मेरी सिस्टर है, उसको भी पीरियड इरेगुलर रहते थे, उनको भी मेडिकेशन से वो कंसीव कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हिस्ट्री टेकिंग में। फिर सिम्टम्स, थायराइड, पेल्विक अब्डोमिनल पेन, गैलेक्टोरिया, हिर्सुटिज्म, डिस्पेरिनिया। डिस्पेरिनिया हस्बैंड के साथ संबंध बनाते समय दर्द होना योनि में, ये बताता है कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है। अगर अनचाहे बाल हैं चेहरे पे तो ये सारा पीसीओडी की तरफ पॉइंट करता है। अब हम जब आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन पे पेशेंट के, तो अब एक नॉर्मल बीएमआई एशियन वुमेन के लिए दिया जाता है, इनिशियली दिया जाता है कि 25 तक का जो बीएमआई है वो नॉर्मल है, बट जो एशियन वुमेन होती है उनमें 23 इज द कट ऑफ फॉर द नॉर्मल। 23 के ऊपर जो है ओवरवेट कहलाती हैं। और अगर इस तरह से देखा जाए तो एवरी वुमेन अगर आप देखें आजकल का जो लाइफस्टाइल चल रहा है, तो मोस्ट कॉमन जो एक फैक्टर हम पेशेंट्स में देखते हैं वो ये देखते हैं उनका बीएमआई हाई होता है। वेरी रेयरली स्लिम और थिन बिल्ड आती है पेशेंट्स, दे आर ऑल बिकॉज वो वर्किंग आवर्स उनके इतने टेढ़े होते हैं, रात में वो जाग रही हैं, सुबह खाना खा रही हैं, सुबह सो रहे हैं, तो इस वजह से इट अफेक्ट्स देयर बीएमआई, उनकी लाइफस्टाइल इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं पेशेंट को एंड दे हैव डिफिकल्टी कंसीविंग बिकॉज इससे ओवुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। थायराइड, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को कोई अबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं है ब्रेस्ट से। एनी साइंस ऑफ एंड्रोजन एक्सेस, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, प्रीवियस कार्ड्स। कितनी बार हम जब एग्जामिन करते हैं एब्डोमिनल में तो पेशेंट नहीं बताता, लेकिन जब हम एग्जामिन करते हैं तो कोई प्रीवियस लैप्रोटमी या लैप्रोस्कोपी या पॉलीसिस्टेमी स्कार हमें देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन, जब हम पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, वेजाइनल एंड सर्वाइकल एग्जामिनेशन, समटाइम्स जब आप एग्जामिन करेंगे पेशेंट को एग्जामिन ही नहीं करने देती है पेशेंट, वो उसको बहुत पेन होता है वहाँ पे एग्जामिनेशन, तो हमें ये पता चलता है पेशेंट को वेजाइनसमस है, सेक्शुअली इतनी एक्टिव नहीं है पेशेंट, तो यू हैव टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट कि आप किस तरह से आपको इसमें प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहिए, हाउ यू हैव टू यू कैन रिलैक्स and what is the time that you should interact with your husband to get conception. So these things are very important. Sometimes ऐसा होता है कि जब एग्जामिन करते हैं तो vaginal atresia होता है, vaginal septum होता है, तो all these things are very important, जिसकी वजह से पेशेंट को पता ही नहीं होता है, वो डिस्पेरिनिया की हिस्ट्री देती है कि मुझे इंटरकोर्स करते समय पेन होता है, बट जब हम एग्जामिन करते हैं तो वहाँ पे एक सेप्टा होता है जिसकी वजह से पेशेंट को सीवियर पेन होता है और जो कि इजीली सर्जिकली करेक्टेबल होता है। एनी अबनॉर्मल डिस्चार्ज, कोई अबनॉर्मल सिक्रीशन, पेल्विक एग्जामिनेशन के टाइम में या फिर हम जब अल्ट्रासाउंड करते हैं, अगर पेशेंट को पेन या टेंडरनेस होती है, यूट्राइन मोबिलिटी अगर रिस्ट्रिक्टेड है, यूट्रस शुड बी फ्रीली मोबाइल, अगर वो रिस्ट्रिक्टेड है तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है पेशेंट को या एंडोमेट्रियोसिस है जिसकी वजह से यूट्रस फिक्स हो गया है एक पर्टिकुलर पोजिशन में, वो अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी इन्वायरमेंट है अंदर, और स्पर्म और एग्स दोनों ही फर्टिलाइजेशन से पहले ही अंदर खत्म हो जा रहे हैं क्योंकि वो मिल ही नहीं पा रहे हैं, इतना इन्फ्लेमेशन है कि इट इज इनगल्फिंग द स्पर्म। सो दिस इज ऑल लाइक व्हेन यू सी द पेशेंट इन योर ओपीडी, जब आप उसको देख रहे हैं आप अपने लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं, ये वही है कि हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिस्ट्री के उसमें आपके माइंड में 2-3 डायग्नोसिस बन जाते हैं कि ये मेरे माइंड में है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से। अब आपको बस उसे कंफर्म करना है अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट से। अगर पेशेंट पेन बोल रही है, इरेगुलर पीरियड्स बोल रही है, तो आपके माइंड में ऑलरेडी एक डायग्नोसिस बनना शुरू हो जाता है कि मोस्ट लाइकली शी इज अ पीसीओएस, पेन हो रहा है, मोस्ट लाइकली शी हैज सम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और एंडोमेट्रियोसिस। सो अब आपको उसको कंफर्म करना होता है अल्ट्रासाउंड या किसी और डायग्नोस्टिक मोडालिटी से। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आप क्या क्या कर सकते हैं पेशेंट के उसमें, तो इट इज़ लाइक ऑर्गन यूनिट। आप ओवरी पे क्या आप ओवरी का जो डायग्नोसिस है वो कैसे करेंगे, यूट्रस, सर्विक्स, ट्यूब्स, पेरिटोनियम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किसी प्रेगनेंसी के लिए होता है ओवुलेशन। हम ओवुलेशन कैसे डायग्नोस करें कि पेशेंट, सबसे पहला जो ओवुलेशन में होता है कि पेशेंट 90% ऑफ द टाइम अगर पेशेंट कहती है कि मुझे रेगुलर पीरियड्स आते हैं, मेरी 28 डेज की बिल्कुल एक्यूरेट रेगुलर साइकिल है, या 1 या 2 दिन ही आगे पीछे होता है, तो मोस्ट लाइकली शी इज एन ओवुलेटिंग वुमन। आपकी हिस्ट्री से भी हम अगर पूछते हैं कि भाई रेगुलर है, यानी कि माइंड में बनता है कि पेशेंट ओवुलेटिंग है। अगर वो पेशेंट ये बोलती है कि मेरा पीरियड जो है डिले होके आता है, कभी 2 महीने कभी 3 महीने, अगेन हमारे माइंड में पीसी हो जाता है। बट एक सेकंड डायग्नोसिस ये भी, ऐसा तो नहीं पेशेंट का ओवरीज फेल हो रही है, क्योंकि जब पेशेंट मेनोपॉज में जाने लगती है तब भी उसके पीरियड्स डिले हो के आते हैं, कभी 2 मंथ्स में कभी 3 मंथ्स में।
जब वो लेट फेज ऑफ बिल्कुल मीनोपॉज के बहुत करीब होती है, जब वो अर्ली डिक्लाइनिंग फेज में जब उसकी ओवरीज जाती हैं तो उसकी साइकिल शॉर्ट हो जाती है। पेशेंट कहती है मेरे जल्दी जल्दी आ जाते हैं पीरियड्स, 20 डेज में आ जाते हैं, 15 डेज में आ जाते हैं। तो ये हमें ये बताता है, एक अंदेशा देता है कि ओवरीज फेल हो रही है, एग रिजर्व कम हो रहा है, एग जल्दी ओवुलेट हो रहे हैं, इसलिए साइकिल शॉर्ट हो गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में हिस्ट्री से ही बन गई हैं, अब हमें बस उसको कंफर्म करना है। तो अब क्या है टाइप्स ऑफ ओवुलेटरी डिस्फंक्शन, और अगर ये हमें समझ में आ जाता है पीरियड इरेगुलर है और शायद ओवुलेशन कल्प्रिट है, तो कितने क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कॉज हो सकते हैं उनके। एक आपके 3 मेन टाइप्स होते हैं इसमें, एक होता है आपका हाइपोगोनाडिज्म, आपका एक होता है नॉर्मोगोनाडिज्म, और तीसरा होता है हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोइस्ट्रोजनिज्म। दैट इज सबसे पहला जो है हाइपोगोनाडिज्म, वो ये होता है कि पेशेंट का जो पिट्यूटरी है वहाँ से हॉर्मोन्स ही नहीं निकल रहे हैं, हॉर्मोन्स फेल हो गए हैं, ओवरी को स्टिमुलेट ही नहीं कर रहे हैं एग ग्रो करने के लिए। ऐसे में पेशेंट को ओवुलेशन क्या, एग भी ग्रो नहीं करेगा, उसके सारे हार्मोन्स डाउन हो जाएंगे, ओवरी बिल्कुल शट डाउन हो जाएगी, तो पेशेंट बिल्कुल आपकी प्री प्यूबर्टल फेज में चला जाएगा, यानी कि पेशेंट को पीरियड्स एकदम बंद हो जाएंगे, उसको उसकी जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं वो सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड हाइपो। इट इज सीन वेरी वेरी रेयरली कि जब आप पेशेंट का टेस्ट करते हैं तो पेशेंट को बहुत लॉन्ग हिस्ट्री देती है एमेनोरिया की, मेरे को पीरियड कई सालों से नहीं आते, मैं टैबलेट लेती हूँ तभी मुझे पीरियड्स आते हैं, और मेरा ब्रेस्ट भी अच्छे से डेवलप नहीं है। और तो ये जो पेशेंट्स होते हैं बहुत ही रेयरली होते हैं, कुछ पेशेंट्स की प्यूबर्टी से ही कंप्लेन करते हैं। सेकेंड जो मोस्ट कॉमन हम अपनी उसमें देखते हैं वो है पीसीओडी, जिसमें कि सारे हार्मोन्स नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल दैट इज आपका एफएसएच एलएच जो है नॉर्मल लेवल्स में होते हैं। इन केस आपका जो होगा एलएच बढ़ा हुआ होगा, लेकिन एफएसएच जो मेन हार्मोन आपका ओवुलेशन के लिए करता है वो नॉर्मल होगा आपका। थर्ड होता है हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। ये उस स्टेज में देखा जाता है जब पेशेंट की एग्स फॉल हो जाते हैं, वो मीनोपॉज की तरफ जा रही है और पिट्यूटरी ओवर पंप कर रही है एफएसएच को एग को ग्रो कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एग्स तो खत्म ही हो गए हैं, तो ऊपर से पिट्यूटरी से ज़्यादा सिग्नल्स आ रहे हैं जिससे कि एग ग्रो करे, तो उसमें आपको जो हार्मोन्स हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एफएसएच आपको बहुत हाई मिलता है, अबाउट 10-20 इस तरह से मिलता है। तो अब हम ओवुलेटरी, अगर पेशेंट ओवुलेट नहीं कर पा रहा है तो हम कैसे पता करें कि पेशेंट का वाकई में ओवुलेशन दे रहा है। अदर टेस्ट जिससे हम ओवुलेशन पता कर सकते हैं, लाइक सीरम प्रोजेस्टेरॉन। अगर आपका सीरम प्रोजेस्टेरॉन मोर देन 3 नैनोग्राम पर ml है, दैट जो कि हम सिक्रीटरी फेज में 21 डे पे चेक करें, तो ओवुलेशन तो हुआ है। अगर अच्छे से सेटिस्फैक्ट्री हुआ है कि नहीं, अच्छा कॉर्पस ल्यूटियम बना है कि नहीं, तो 10 से 15 के ऊपर होना चाहिए, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम से अच्छा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा है। उससे कम में हम कहते हैं कि ल्यूटियल फेज डिफेक्ट है। पेशेंट खुद कहता है कि कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं खुद ही पता कर लूँ ओवुलेशन कब हो रहा है और मैं इंटरकोर्स कर लूँ, तो हमारे ऑनलाइन किट्स मिलती हैं, एलएच किट होती है, यूरिनरी किट। अर्ली मॉर्निंग उनको टेस्ट करना होता है एलएच किट में। यूरिन में जो एलएच होता है वो उस किट में डबल लाइन देता है। अगर डबल लाइन जिस दिन आ रही है उस दिन और नेक्स्ट डे पेशेंट को कभी भी ओवुलेशन होगा, तो उससे एलएच सर्च पता चल जाता है और पेशेंट उसको भी यूज कर सकता है ओवुलेशन के लिए। आप पेशेंट को टैबलेट्स दीजिए, पेशेंट आना नहीं चाहता अपनी क्लिनिक पे, आप टैबलेट्स दीजिए, उससे बोलिए कि 1 वीक के बाद टैबलेट लेने के 1 वीक के बाद आप एवरी डे आप अर्ली मॉर्निंग यूरिन एलएच अपना टेस्ट करेंगे किट में। अगर वो पॉजिटिव आएगा तो उस दिन और उसके नेक्स्ट डे आपको इंटरकोर्स करना है। आपकी प्रेगनेंसी का वो ही मोस्ट फर्टाइल डे होगा। थर्ड जो मोस्ट कॉमन हम लोग सभी करते हैं वो है ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड। उससे तो पता चल ही जाता है, आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, एग ग्रोइंग फेज में दिखता है आपको, फिर आपको वो ओवुलेट करता हुआ भी दिखेगा। जैसे हम फॉलिकुलर ग्रोथ स्कैन कराते हैं, टैबलेट्स देते हैं, पेशेंट अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एग ग्रोइंग दिखता है हमें, उसके बाद फिर वो ओवुलेट होता है। और ओवुलेशन के जो साइंस होते हैं, एक क्रम्पल्ड सिस्ट बन जाता है और फिर फ्लूइड दिखाई देता है, एंडोमेट्रियम का पैटर्न चेंज हो जाता है। दीज आर ऑल इंडिकेटिव कि पेशेंट ओवुलेट कर रहा है। बाकी और ओवुलेशंस हम क्या कर सकते हैं पेशेंट्स के, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो दिस इज थायराइड, प्रोलैक्टिन, एफएसएच। ये हम तब एफएसएच यूजली हम जब तब करते हैं, एफएसएच का जो पैरामीटर होता है वो होता है सेकेंड डे ऑफ द साइकिल। 2nd to 5th डे आप एफएसएच कर सकते हैं। यूजली एफएसएच हम लोग अवॉइड करते हैं कराना। इन केस अगर हम एफएसएच कर रहे हैं, हम टाइप्स ऑफ पता करना चाहते हैं कि ओवुलेशन नहीं हो रहा, लेकिन क्या रीज़न है ओवुलेशन ना होने का, वेदर इट इज नॉर्मल पीसीओडी है,
क्या वो फेलिंग ओवरीज है या फिर पिट्यूटरी से हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में हम डे 2 FSH कराते हैं, या उन पेशेंट्स में जहाँ पे हमें हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा एज हो गई है पेशेंट की, वो पेशेंट कहती है मेरी ओवरी बचपन में ही निकाल दी गई है, पहले कोई सर्जरी हुई है ओवरी की, या फिर आपने मेडिसिन दी लेकिन एक ग्रो ही नहीं हुआ उसका, तो ऐसे में FSH कराते हैं। FSH की वैल्यू अगर बिलो 1, बिलो 2 ऐसे आती है, यानी कि ये सेंट्रल ओवुलेटरी डिस्फंक्शन है, यानी कि उसको पिट्यूटरी इज नॉट वर्किंग, इट इज अ केस ऑफ हाइपोगोनाडिज्म। अगर FSH बहुत हाई आता है, 10 से ऊपर आ रहा है आपका FSH, 10, 11, 15, 20, यानी कि ओवरीज फेल हो रही हैं, पेशेंट जो है मेनोपॉज में जा रही है। अगर FSH नॉर्मल आता है तो मोस्ट लाइकली शी इज अ केस ऑफ अनएक्सप्लेन्ड और अ केस ऑफ अ PCOD। अब हम यूट्रस को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। यूट्रस को हमने क्लिनिकली एग्जामिन तो हम करते ही हैं, जब EV एग्जामिनेशन करते हैं यूट्रस नॉर्मल साइज है, आराम से मोबाइल है, फॉनिक्स फ्री है, कोई टेंडरनेस नहीं है, तो हमें एक आइडिया पता चल जाता है कि यूट्रस क्लिनिकली नॉर्मल लग रहा है। बट इंटरनली यूट्रस कैसा है, इसके लिए मोस्ट कॉमन जो हम इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, यूट्रस में हमें जो चीज़ें देखने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो कोई यूट्रस में एनॉमलीज तो नहीं है, कोई सेप्टम, एडेशन, फाइब्रॉइड या पॉलिप तो नहीं है। तो ऐसे केसेस में जो हमारे पास कॉमन पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम यूट्रस को इवैल्यूएट करते हैं, वो होता है HSG, अल्ट्रासाउंड एंड हिस्टेरोस्कोपी। HSG बहुत ही कमाल की चीज़ है और जो पेनफुल होता है, लेकिन उससे यूट्रस का बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन पता चल जाता है हमें। एंड यूट्रस के अंदर कोई एडहेशंस, कोई पॉलिप, कोई फाइब्रॉइड, कोई सेप्टम, वो सब कुछ हमें HSG से पता चल सकता है। और अल्ट्रासाउंड में भी क्योंकि HSG काफ़ी पेनफुल होता है, वी कैन डू द सेम थिंग, सारी चीज़ें हम अल्ट्रासाउंड से भी कर सकते हैं। हम जब आप रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं पेशेंट को अल्ट्रासाउंड के लिए, सिंपल अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं कहें उनको आप बोलिए कि आप TVS 3D अल्ट्रासाउंड कराएं, बिकॉज इट इज एज गुड एज hysteroscopy. It will tell you about adhesion, septum, Mullerian anomalies. It is very common, हर रेडियोलॉजिस्ट आजकल करता है 3D TVS अल्ट्रासाउंड। TVS is more important rather than, कई बार जो abdominal स्कैन करके वो PCOD बता देते हैं, बट जो क्राइटेरिया है, जो गाइडलाइंस है, वो कहती है कि PCO खाली TVS डायग्नोसिस है, abdominal अल्ट्रासाउंड खाली अनमैरिड गर्ल्स में होना चाहिए। TVS से ही फॉलिकल जो है पर ओवरी में वो पता चलते हैं, और जो रिसेंट गाइडलाइंस है वो कहती हैं एक ओवरी में मोर देन 20 एग्स होने पे ही PCO है, नॉट अर्ली क्राइटेरिया जो कि कहते थे कि 12 अंडे हैं तो वो PCO है। इट शुड बी मोर देन 20। अगर एक ओवरी में मोर देन 20 फॉलिकल्स हैं तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरी है, अदरवाइज वो एक नॉर्मल ओवरी है। तो ये जो डायग्नोसिस हैं आपको अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएंगे। अगर आप उसको 3D अल्ट्रासाउंड से कंबाइन करेंगे तो आपको और भी बाकी सारी चीज़ें उसमें पता चल जाती हैं जो कि आपको HSG में पता चलती हैं। अगर आपको अल्ट्रासाउंड में कोई ऐसी चीज़ दिखती है जिसमें आपको लगता है कि इसमें पॉलिप या एडिशन या हो सकता है, तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है, जो डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेरेप्यूटिक होता है, वो होता है हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी में आप पेशेंट्स काफ़ी सारी चीज़ें पता करके बता सकते हैं, उसमें कोई सेप्टम है और साइमल्टेनियसली उसे आप पेशेंट्स को उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। ये HSG की कुछ इमेजेस हैं। HSG में जैसे ये बाइकॉन्वेट यूट्रस है और आपको इसमें राइट साइड में हाइड्रोसल्फिन्स भी दिख रहा है। दिस इज ट्यूब में ये डाई यहाँ पे कलेक्ट होकर भर गया है और एक बिग पाउच बन गया है, इट इज अ हाइड्रोसल्फिन्स। अब हाइड्रोसल्फिन जब आता है तो पेशेंट ये बोलता है, अब कितनी बार ऐसा होता है कि हाइड्रोसल्फिन होने के बाद भी वहाँ पे स्पिल दिख रहा होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे तो स्पिल नहीं है, लेकिन कई बार यहाँ पे स्पिल होता है और ट्यूब भी डायलेटेड होती है। ऐसी ट्यूब प्रेगनेंसी नहीं देती है, क्योंकि जो ट्यूब डायलेट हो गई, खराब हो गई, वो वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं देगी। इनकेस प्रेगनेंसी हो गई तो इट विल लैंड इनटू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो स्पिल खाली इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हम कई बार ऐसा होता है कि HSG में देखते हैं दोनों तरफ ट्यूब ओपन है, स्पिल आपने रेडियोलॉजिस्ट का डायग्नोसिस देखा एंड आपने बोला ट्यूब तो तुम्हारी ओपन है, प्रेगनेंसी हो जाएगी। प्लीज आप एक्सरे जरूर देखिए। एक्सरे में यूट्रस का काउंटूर, ट्यूब्स के काउंटर ट्यूब्स जो है डायलेटेड होनी ही नहीं चाहिए, एकदम स्मूथ यूनिफॉर्म, उसके बाद स्पिल देखना चाहिए। अगर आपको ट्यूब्स डायलेटेड दिखती हैं तो वो खराब ट्यूब्स हैं, वो बस ओपन है लेकिन उनके अंदर की फंक्शनैलिटी खराब हो गई है। ऐसी ट्यूब्स अगर प्रेगनेंसी देती ही हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कॉम्प्लिकेटेड होंगी, या तो एक्टोपिक में होगा या फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी।
तो और कई बार ऐसा होता है कि एक ट्यूब पूरी तरह खराब आती है, डायलेटेड आती है और दूसरी ट्यूब ओपन आती है, तो ये उस ट्यूब से आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, यूजुअली ऐसे काउंसिल किया जाता है। लेकिन जैसे हमारी नोज़ है, नोज़ में 2 नॉस्ट्रल्स हैं, अगर हमें जुकाम एक नॉस्ट्रल में होता है तो जुकाम दूसरी नोज़ हमारे दूसरे हिस्सा अनअफेक्टेड नहीं रहता। वैसे ही जो ट्यूब्स होती है किसी भी इन्फेक्शन में, दे आर द फर्स्ट और साइट ऑफ इन्फेक्शन, सबसे पहले वही इन्फेक्शन आता है, फिर वो यूट्रस में जाता है। तो अगर एक ट्यूब इन्वॉल्व होती है तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि दूसरी ट्यूब में भी इन्वॉल्वमेंट है, बट ये है कि कितना डिग्री तक इन्वॉल्वमेंट है वो डिसाइडेड नहीं, वो पता नहीं चल पाता है। तो HSG में इनकेस अगर आपको ट्यूब ब्लॉकेज मिलती है या फिर हाइड्रोसल्फेट्स मिलता है तो ये हमें पता चलता है कि पेशेंट को वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। एंड sometimes even after the spill, patency of the tube, that tube may be infected and may not be healthy enough to give pregnancy. So ऐसे पेशेंट्स में बहुत लंबा खींचना ट्रीटमेंट को सही नहीं है। ऐसे such patients should be investigated for tuberculosis, endometrial biopsy होनी चाहिए पेशेंट की। Sometimes they respond beautifully to anti-tubercular medication और फिर वो naturally conceive कर जाते हैं। Coming to ultrasound, it is you can diagnose fibroids, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे यूट्रस के अंदर पॉलिप है। जब आप जैसे अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं रेडियोलॉजिस्ट से, यू कैन डू एन SSG ऑल्सो, उसमें फ्लूइड आप थोड़ा सा इंजेक्ट कर दें, जैसे कि IUI होता है, तो नॉर्मल सलाइन अगर आप थोड़ा सा इंजेक्ट करें तो इसमें अगर आपको कोई पॉलिप होगा तो बहुत क्लियरली वेल डिफाइंड दिख जाएगा, क्योंकि वो बाहर से फ्लूइड एरिया आ जाएगा और ये जो अंदर एक पॉलिप जैसा या फाइब्रॉइड जैसा आपको क्लियरली दिख जाता है कि इस पेशेंट के पॉलिप है या फाइब्रॉइड है। तो आपकी और वैल्यू, आपकी जो डायग्नोस्टिक है उसकी और वैल्यू हो जाती है। यू कैन मैनेज द पेशेंट अकॉर्डिंग टू दैट। दिस इज द हिस्टोस्कोपिक फाइंडिंग्स। अगर आपके सेप्टम है हिस्टोस्कोपी में क्लियरली एडहेशंस हैं, पॉलिप है, तो इट इज both, it's a dual modality, not only for diagnosis but it can be combined for therapeutic purpose as well, as these pathologies can be removed in the same sitting. सर्विक्स का जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, we need to test the cervix की ओपन क्लियर हेल्दी पिंक है, उसमें कोई abnormal white discharge तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन के साइंस तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है सर्विक्स में। So these are very important. Fallopian tubes we can evaluate through HSG as well as laparoscopy. So when HSG and when laparoscopy, इसमें एक वो है कि HSG is definitely first line treatment. We do not recommend laparoscopy as a first line treatment. लेकिन laparoscopy आप first line treatment किन में recommend करते हैं? Laparoscopy is ideal in those patients जिसमें आपको अल्ट्रासाउंड में कोई सिस्ट भी नजर आ रहा है। अगर पेशेंट कहते हैं कि मेरी कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है, मैं बचपन में मेरी कोई सर्जरी हुई थी, या फिर आपको HSG वो करा चुकी है और उसको एक साइड की ट्यूब में ब्लॉक मिला है और साथ में कोई सिस्ट भी है, तो ऐसे पेशेंट्स को जब हम लैप्रोस्कोपी देते हैं, या बहुत ही सिवियर PCOD की केस है जिसमें बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स हैं, वो मेडिसिन से भी ओवुलेट नहीं कर पा रही और आप ज़्यादा मेडिसिन नहीं दे सकते उस पेशेंट को, क्योंकि ये रिस्क रहता है कि कहीं OHSS में तो नहीं चली जाएगी। ऐसे पेशेंट में लैप्रोस्कोपी इज़ वेरी गुड। लैप्रोस्कोपी में आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि डायग्नोसिस के साथ कुछ आप इंटरवेंशन भी करना चाहेंगे उस पेशेंट में, देन लैप्रोस्कोपी इज आइडियली द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। जैसे कि आप PCOD का पेशेंट है, अगर आप उसको ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग देते हैं और वो नहीं आपके रेजिस्टेंट है, वो क्लोमिफेन दे दिया, लेट्रोजोल दे दिया, गोनाडोट्रोपिन्स भी, तो यू कैन आस्क द पेशेंट टू गो फॉर लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग। ओवेरियन ड्रिलिंग से उसका जो एक्सेसिव इंसुलिन है, एंड्रोजन, दे विल कम डाउन एंड शी may actually get pregnant on her own spontaneously by ovulation. So these are some of the, अगर आप एंडोमेट्रियोमा आपको दिख रहा है ओवरी में, ऐसे पेशेंट्स को सिंपल HSG कराने की जगह आप लैप्रोस्कोपी के लिए अगर आप उसे रेफर करते हैं, तो लैप्रोस्कोपी में ट्यूबल इवैल्यूएशन, यूट्रस इवैल्यूएशन प्लस वो सिस्ट रिमूवल हो जाता है, जो उसका एक ही उसमें बहुत मल्टीपल बेनिफिट होता है, जिसके बाद पेशेंट स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर जाती है। तो दीज आर सम ऑफ द इंडिकेशन, स्पेशली अगर पेशेंट बहुत ही हैवी पीरियड डिस्मेनोरिया की हिस्ट्री देती है, तो ऐसे पेशेंट्स में लैप्रोस्कोपी इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव कंपेयर टू HSG. So laparoscopy is considered early if the age is more than 35, married more than 3 years, presence of an abnormal HSG, USG, history suggestive of pelvic disease, if there is elevated chlamydia IgG titers, dysmenorrhea, dyspareunia and previous pelvic surgeries.
तो ऐसे पेशेंट में बहुत हाई चांसेस होते हैं कि एडहेशंस होंगे, पेरिटोनियल फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, जिसकी वजह से पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रही है। तो अगर हम लैप्रोस्कोपी करते हैं ऐसे पेशेंट्स की, तो आप डुअल उसको इन्वेस्टिगेशन प्लस आप उसे ट्रीटमेंट दोनों एक ही सिटिंग में दे रहे हैं। So in female, infertility evaluation is indicated in women who fail to conceive after a year or more of unprotected intercourse. Early evaluation in special cases, history and clinical examination is fundamental. Various investigation modalities are डॉक्टर्स होते हैं ज़्यादातर वो काउंट पे फिक्सेटेड रहते हैं कि काउंट बहुत अच्छा है, हमारा स्पर्म बहुत अच्छा है, हमारा काउंट बहुत अच्छा है, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म में अच्छी मोटिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इट शुड बी मिनिमम 30% प्रोग्रेसिव मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी 4%, जो कि स्ट्रिक्ट टाइगर क्रूगरबर्ग क्राइटेरिया से मेजरमेंट होता है। नाउ नॉट एवरीबडी इज ट्रेन्ड टू मेजर दिस मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का जो टेस्ट होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसमें एक स्पेशल स्टेनिंग रिक्वायर्ड होती है। माइक्रोस्कोप में आप बहुत ही हाई मैग्निफिकेशन पे जब आप उसे देखते हो तभी आप पता कर सकते हो कि स्पर्म एक्चुअल में अच्छे हैं या टेढ़े मेढ़े हैं, किसी की सर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी की नाक नहीं है, किसी की टेल नहीं है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रेगनेंसी में, जो कि आपकी जो बाहर की रिपोर्ट्स होती है उसमें मेंशन नहीं होती। तो इट हैज़ टू बी डन बाय एन एक्सपर्ट ओनली, जो कि सालों से यही चीज़ कर रहे हैं। कमिंग टू सबसे मोस्ट पहला एक क्राइटेरिया कि सीमेन का वॉल्यूम बहुत कम निकला। जब हम सीमेन जब पेशेंट आपकी इजैकुलेशन से सीमेन देता है तो मेनी टाइम्स जो वॉल्यूम होता है बहुत ही कम होता है, 0.5 ml निकला, खाली 1 ml निकला। तो क्या रीजन हो सकते हैं उसके? तो इम्पॉर्टेंट होता है सीमेन में हम पहले ये चेक करते हैं कि उसमें फ्रक्टोज है कि नहीं है। अब फ्रक्टोज जो है आपके सेमाइनल वेसिकल से आता है। अगर पेशेंट का फ्रक्टोज पॉजिटिव है, यानी कि उसने ढंग से कलेक्शन नहीं किया, कलेक्शन करते समय स्पिलेज हो गया, या फिर रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन पीछे वापस चला गया, या बहुत ही शॉर्ट एब्स्टिनेंस था, मॉर्निंग में ही इजैकुलेट किया था, वापस इजैकुलेट किया, इसलिए वॉल्यूम बहुत कम आया। अगर फ्रक्टोज नेगेटिव है, अगर उसमें फ्रक्टोज नहीं है जो कि सेमाइनल वेसिकल से, यानी कि डक्ट ब्लॉकेज है, डक्ट में ब्लॉकेज है जिसकी वजह से या तो सेमाइनल वेसिकल का ब्लॉकेज है जिससे कि जो भी सीमेन आया उसमें फ्रक्टोज आया ही नहीं, और या फिर आपकी एब्सेंस है वास डिफरेंस की। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। आप कभी भी सीमेन में अगर आप एज़ोस्पर्मिया देखते हैं तो आप हमेशा चेक करें कि फ्रक्टोज है कि नहीं है। अगर फ्रक्टोज पॉजिटिव है तो यानी कि टेस्टिस में दिक्कत है, अगर फ्रक्टोज नेगेटिव है इट इज गुड प्रोग्नोसिस। अगर फ्रक्टोज नेगेटिव है, एज़ोस्पर्मिया है, यानी कि पेशेंट के स्पर्म अंदर भरे हुए हैं लेकिन वो डक्ट ब्लॉक है, इसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल के आ पा रहा है। तो इट हैज अ वेरी गुड प्रोग्नोसिस। उसके स्पर्म नहीं है लेकिन वो आराम से फादर बन सकता है। दो तरीके से, या तो उसकी डक्ट को ओपन कर दिया जाता है, या थर्ड आईवीएफ से आप उसके स्पर्म्स निकालेंगे, ब्यूटीफुल स्पर्म्स निकलेंगे, वो तुरंत एक बार में ही उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो सीमेन एनालिसिस में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया यानी कि जो डक्ट ब्लॉकेज है उसमें वॉल्यूम कम होता है, जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता उसमें वॉल्यूम नॉर्मल होता है। टाइप्स ऑफ मेल इनफर्टिलिटी जब आप देखते हैं रिपोर्ट, उसमें या तो एस्टिनोज़ोस्पर्मिया, स्पर्म की मोटिलिटी लो है, स्पर्म एब्सेंट है, या तो स्पर्म केरेटोज़ोस्पर्मिया है, स्पर्म अच्छे नहीं है, स्पर्म की शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, ओलिगोज़ोस्पर्मिया यानी स्पर्म काउंट लो है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसमें स्पर्म का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। मेडिकल हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई फीवर कोविड वगैरह से तो नहीं गुजर रहा है, फीवर होने के बाद 6 मंथ तक स्पर्म काउंट डाउन हो जाता है, उसको टाइम लगता है वापस आने में। मम्स, टीबी ऑर्काइटिस से टेस्टिस का डैमेज हो जाता है, पेशेंट को टीबी की हिस्ट्री रही है, मम्स की हिस्ट्री रही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, पेशेंट को कोई किडनी डिजीज, लिवर सिरोसिस, पेशेंट एल्कोहलिक होता है, लिवर सिरोसिस, हार्मोन सारे डाउन हो जाते हैं, कोई डायबिटीज की हिस्ट्री, स्पाइनल कॉर्ड की हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, पेशेंट बोलता है मेरा हर्निया का, जब मैं छोटा था तब मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डक्ट ब्लॉकेज हो जाती है उसमें, कोई हर्निया रिपेयर, कोई स्क्रोटल सर्जरी, कोई यूरेथ्रल सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी। जब प्रोस्टेट की सर्जरी होती है तो वहाँ पे जो नर्व्स होती हैं जो कि इजैकुलेशन में काम करती हैं वो डिसेबल हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है और इजैकुलेटरी डिसफंक्शन हो जाता है। ड्रग्स में बहुत सारे हमारे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जो कि जिम में अपनी बॉडी बना रहे थे, देख के ही समझ में आ रहा था कि खूब अच्छी उन्होंने स्टेरॉइड के इंजेक्शंस वगैरह लिए हैं। ऐसे पेशेंट का जब हम सीमेन चेक करते हैं तो एज़ोस्पर्मिया आता है, स्पर्म बिल्कुल नील, और फिर जब हम हार्मोनल टेस्ट कराते हैं
तो उनके FSH LH बिल्कुल लो होते हैं, 1 से भी टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल लेस देन 5 और इस तरह से होता है। तो मैनी बॉडी बिल्डर्स आते हैं कि हम अब अपने कंपटीशन में जाने वाले हैं और हम वो इंजेक्शंस लगाएंगे, तो आप हमारा सीमेन पहले कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वो इंजेक्शंस लगाते ही स्पर्म जो है काउंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जरूर पूछिए कि आप जिम में कोई इंजेक्शंस या कुछ आपने सप्लीमेंट्स लिए हैं क्या, जिस जो आपके स्पर्म को, उनको ये मालूम ही नहीं होता कि ये स्पर्म को इफेक्ट कर सकता है। वो बॉडी बनाने के चक्कर में वो इंजेक्शंस लेते हैं और जिसकी वजह से उनका स्पर्म काउंट जीरो हो जाता है। एक्सेसिव हीट, आप काफ़ी देखेंगे जो पुलिस में जॉब करते हैं, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं हमारे पास एंड बहुत ही हीट में काम करते हैं, वो मोटरसाइकिल चलाते हैं और ये तो हम पूछते हैं कि आपका गर्मी में तो बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है। बोले मैडम हम आपको क्या बताएं, पूरे टाइम हम गर्मी में ही पूरा उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। तो टेस्टिस को ठंड पसंद है, उसको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सारे स्पर्म जीरो हो जाते हैं, सब स्पर्म डैमेज हो जाते हैं, मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी सारी वो हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि आप एक्सेसिव हीट को अवॉइड करिए। एक्सेसिव सिटिंग इन वन पोजीशन, आप जब गर्मी में एक ही जगह वो लेदर की सीट पे बैठे रहते हैं तो हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से स्पर्म सारे डेड हो जाते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पेशेंट बोलते हैं हम गर्म पानी से नहाते हैं, गर्म पानी से नहाना पता है ना, 2 बार गर्म पानी से नहाते हैं। तो एक्सेसिव हीट इज कम्प्लीटली टॉक्सिक फॉर द स्पर्म एक्शन। तो वो चीज़ जो है आप सिंपल ये अगर आप उनको काउंसिल करेंगे कि एक्सेसिव हीट से बचिए, आप एल्कोहल स्मोकिंग से बचिए, तो यू आर डूइंग, आप आधा ट्रीटमेंट उनका वैसे ही कर रहे हैं। एग्जामिनेशन में वेरी इंपॉर्टेंट, कोई बंदा बहुत लंबा होता है, बहुत टॉल है एकदम और उसके हाथ लंबे लंबे हैं, आप एंड स्पर्म जीरो आ रहा है, तो आप उसका जेनेटिक टेस्टिंग करा के देखिए। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आप जनरल एग्जामिनेशन में, हाइट, वेट, BMI, थायराइड, बॉडी प्रोपोर्शन, समटाइम्स सम ऑफ द मेल्स हैव enlarged breast, उनका एक्सेसिव ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो मेमोरी एरिया होता है उसमें एरियोलर टिश्यू जो होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है। Such males have increased chances of having excessive estrogen in the body and they might be suffering from Klinefelter syndrome. So these are some of the things जो कि gynecoid like उनका अगर वो होता है wide hips, normally android जो body structure होता है और एक gynecoid body structure होता है. If a male with a gynecoid body structure, little bit of breast enlargement, wider hips और less hair on अगर hair development अच्छा नहीं है, दाढ़ी के बाल कम आते हैं, में दाढ़ी के बाल इतने आते ही नहीं हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हो सकता है कि ईस्ट्रोजन एक्सेस बनता है और एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है. एग्जामिनेशन अगर करते हैं हम तो टेस्टिस का मिनिमम वॉल्यूम आपका जो होना चाहिए इट शुड बी एटलीस्ट 25 cc जो नॉर्मल होता है. कम से कम 15 to 25 cc का टेस्टिकुलर वॉल्यूम जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं मेल्स का तो उसमें वो वॉल्यूम लिख के देते हैं. अगर टेस्टिस का वॉल्यूम इज वेरी लो 5 दैट मीन्स दैट टेस्टिस हैज फेल्ड. वेरी पुअर चांसेस कि उसमें स्पर्म्स निकलेंगे या हार्मोन डेफिशिएंसी जिसकी वजह से टेस्टिस एकदम स्मॉल हो गया है. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. हार्मोनल आप एनालिसिस करा सकते हैं सीमेन एनालिसिस के अलावा. अगर मेल्स में स्पर्म काउंट जो है लेस देन 10 मिलियन होता है तो ऐसे पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरोन कराना रिकमेंडेड होता है, टोटल टेस्टोस्टेरोन एंड FSH. अगर टोटल टेस्टोस्टेरोन 300 से कम है और आपका जो FSH लेवल्स हैं अब उस पर डिपेंड करता है, आपका जो FSH लेवल्स है वो भी बहुत लो आ रहा है 1.21 ऐसे आ रहा है तो सच पेशेंट इज करेक्टेबल. इस पेशेंट को आप इंजेक्शन देंगे उसके स्पर्म्स आने लग जाएंगे सीमेन में. इट इज़ तो दीज हार्मोन टेस्ट से आप काफ़ी कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसको IVF में जाने से पहले ही अपने उस लेवल पे ट्रीट कर सकते हैं. आप बेसिक अगर आपको ऐसा लग रहा है स्पर्म काउंट बहुत लो है आप टोटल टेस्टोस्टेरोन और FSH लेवल्स कराइए. काफ़ी पेशेंट्स के जिनके मतलब और हल्का फुल्का स्पर्म पैरामीटर्स भी गड़बड़ होता है उसमें भी ये काफ़ी लो आते हैं. व्हेन वी गिव देम ट्रीटमेंट उनका स्पर्म काउंट बहुत अच्छा हो जाता है एंड दे कंसीव नेचुरली. सो अगर आपका FSH हाई है और इट टेक्स टाइम 3 to 6 months में सीमेन में नॉर्मल स्पर्म्स आ जाते हैं. अगर पेशेंट का टेस्टिकुलर फेलियर है, FSH LH हाई है और टेस्टोस्टेरोन लो है, जैसे कि टेस्टिस ही फेल हो गया, टेस्टिस में ही डैमेज हो गया, ऐसे पेशेंट्स में IVF की ज़रूरत पड़ती है. ऐसे पेशेंट में टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स होते हैं जो कि हम तीसा करके टेस्टिस में से ही स्पर्म निकाल लेते हैं और फिर एग से फर्टिलाइज करके IVF द्वारा ऐसे पेशेंट्स को प्रेगनेंसी देते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द पेशेंट्स. जैसे स्पर्मेटोजेनिक फेलियर है, सच पेशेंट्स आल्सो हैव स्पर्म्स इनसाइड द टेस्टिस, लेकिन वो आप नेचुरल उससे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए IVF की ही ज़रूरत पड़ती है.
अल्ट्रासाउंड आप कर सकते हैं मेल्स में, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कोई ट्रीटेबल वेरिकोसील बहुत ही कॉमन रीज़न होता है कि स्पर्म्स काउंट हो जाते हैं। पेशेंट को मालूम नहीं होता कि उसे वेरिकोसील है। अगर आपको स्पर्म काउंट कम लग रहा है, यू जस्ट राइट एन अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम फॉर दैट पेशेंट अपार्ट फ्रॉम 2 हार्मोन्स FSH और टेस्टोस्टेरोन। अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम आप लिखिए। अगर वेरिकोसील आता है पेशेंट का, ग्रेड 2 ग्रेड 3 वेरिकोसील विद प्रेजेंस ऑफ अबनॉर्मल सीमेन इज एन इंडिकेशन फॉर करेक्शन। सर्जिकल करेक्शन होता है ये, और पेशेंट हमारे पास आए हैं जिनका सर्जिकल करेक्शन करने के बाद नॉर्मल कंसीव हो गए हो। जो आपकी पैपिलिफॉर्म प्लेक्सेस ऑफ वेन्स हैं वो इतनी डायलेट हो जाती है कि वहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, टेस्टिस फेल हो जाता है, स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ऐसे पेशेंट में आप ये एक स्मॉल सर्जिकल प्रोसीजर और आराम से उसके बाद पेशेंट को नेचुरल कंसेप्शन का चांस रहता है। तो स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सच पेशेंट। जेनेटिक इवैल्यूएशन हम कैरियोटाइपिंग वगैरह तब रिकमेंड करते हैं अगर स्पर्म का काउंट बहुत ज़्यादा लो है, 5 मिलियन से कम है, तो ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड का स्पर्म जो जेनेटिक है अबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से उसका स्पर्म काउंट जो है काफ़ी लो हो गया है। एंड काउंसलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है वो चीज़ कि अगर हम IVF करेंगे उसके स्पर्म से तो वो जेनेटिक अबनॉर्मलिटी उसके बच्चे में जा सकती है। सो ओवरऑल क्या करेक्ट एज होनी चाहिए प्लानिंग के लिए प्रेगनेंसी, कब हम ये सोचें, क्या हम पेशेंट को बोलें कब तक रुकने के लिए। तो इन ऑर्डर टू हैव अ 90% चांस ऑफ अचीविंग वन चाइल्ड एंड तो फीमेल पार्टनर की एज लेस देन 35 ईयर्स, 2 चाइल्ड आपके लेस देन 31, यानी कि अगर आप 2 बच्चे का प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में मुझे मेरी फैमिली में 2 बच्चे होने चाहिए, तो आपके दोनों बच्चे 31 की ईयर्स तक हो जाने चाहिए। अगर आप एक सोच रहे हैं कि मुझे एक ही बच्चा चाहिए तो आप 35 की उम्र तक रुक सकते हैं। और 3 चाइल्ड अगर आप चाह रहे हैं मेरे 3 बच्चे हों तो आप एटलीस्ट 28 ईयर्स की एज तक आपके बच्चे हो जाने चाहिए अगर IVF आपका एक ऑप्शन है। तो अगर IVF एक्सेप्टेबल नहीं है, कपल शुड स्टार्ट नो लेटर देन 32, 27 एंड 23 ईयर्स इफ दे डिजायर 1, 2 और 3 चाइल्ड फैमिली रिस्पेक्टिवली। यानी कि आजकल की जो मैरिज लेट होती है उसमें पीपल स्टार्ट टू थिंक अबाउट फैमिली एट 31, 32, 33। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें काउंसलिंग और एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आराम तक बैठे रहेंगे और करीना कपूर की तरह लेट भी बच्चा हो जाएगा तो ये हर में पॉसिबल नहीं है। तो ओनली वे अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप एग फ्रीजिंग कराइए, बिकॉज दे ऑल हैव डन एग फ्रीजिंग। सब अपनी एग फ्रीजिंग कराते हैं एंड बिकॉज दे नो कि दे विल बी गेटिंग मैरिड लेट। तो इफ यू आर थिंकिंग कि हम डिले करेंगे, शादी के बाद 2-3 साल एक दूसरे को समझेंगे, करियर बनाएंगे, फिर बच्चा करेंगे, तो एग फ्रीजिंग करा लीजिए। और अगर एग फ्रीजिंग नहीं कराना चाहते हैं तो एक बेबी आप करिए और अपना आपका क्या चाहते हैं आप फ्यूचर में, आपका क्या गोल है, 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 3 चाइल्ड फैमिली का, उस हिसाब से विमेन की एज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस बिकॉज इट इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर वो निकल जाती है तो फिर उसके बाद बहुत मुश्किल है प्रेगनेंसी इवन विद IVF। थैंक यू।